हेलो दोस्तों, विजय रेखा क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था संविधान की अनुसूचियाँ। हमने पिछले वीडियो के अंदर 8 अनुसूचियाँ पूरी कर ली थी और मैंने आपको बताया था कि भाई संविधान के अंदर अनुसूचियाँ जोड़ी क्यों गई थी। जिन चीज़ों को हमने संविधान के अनुच्छेदों के अंदर नहीं लिख पाए थे, उन चीज़ों को लिखने के लिए हमने एक नया शीर्षक जोड़ा और उस शीर्षक को नाम दिया हमने क्या, अनुसूची। ठीक है। मूल संविधान की मैं बात करूं तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8 और वर्तमान के अंदर अनुसूचियों की संख्या है 12। हमने पिछले वीडियो के अंदर 8 अनुसूचियां पढ़ ली थी और आज हम 9, 10, 11 और 12 4 अनुसूचियां पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो नवीं अनुसूची है, ये नवीं अनुसूची मुख्य रूप से भूमि सुधार से संबंधित है। किससे? भूमि सुधार से। भूमि सुधार से संबंधित है। और मैं भूमि सुधार एक तरीके से तो लैंड रिफॉर्म जो होता है, भूमि सुधार इसका बहुत बड़ा रूप होता है, लेकिन मैं मुख्य रूप से आपको बताऊं तो मैं इसमें लिख सकता हूं जमींदारी उन्मूलन। देखिए बात क्या है, जब भारत आजाद हुआ तो भारत 2 प्रकार का था। एक तो था ब्रिटिश इंडिया जो सीधे अंग्रेजों के अधीन था, और एक थी देशी रियासतें। जब हम भारत का एकीकरण पढ़ते तो उसके अंदर पढ़ते कि भाई 565 रियासतें थी। तो जो रियासतें थी उनके अंदर जागीरदार हुआ करते थे। एक तो राजा होता था। राजा क्या होता था कि पूरी जमीन का मालिक कौन होता था? राजा। और राजा के क्या होते थे? जागीरदार। मैं आपको चित्र के रूप में समझाऊं तो ये हो गई पूरी रियासत। रियासत के अंदर ये पूरी भूमि किसकी है? राजा की। लेकिन राजा इस पर एकल्ला तो कुछ कर नहीं सकता भाई, किसान भी इसमें खेती करते, तो एकल्ला राजा को शासन चलाने में दिक्कत आती है। तो वो क्या करता था, अपने रिश्तेदारों को या फिर जो इसकी सेना में कार्य क्या करते थे, बढ़िया ओहदे पर होते थे, उनको जागीरें बांट दिया करता था। ऐसे अपने क्षेत्र के अंदर ही थोड़ी थोड़ी जागीरें, और इनसे जागीरदार हुआ करते थे। और जागीरदारों जो भूमि को और बांटते थे और वो बांटकर जमींदारों के अंदर बांट दिया करते थे। इसलिए जो सबसे छोटा वर्ग था वो होता था जमींदार। जमींदार क्या होता था, इसके पास लगभग मान लीजिए 2-3 हजार बीघा जमीन हुआ करती थी, और ये जमीन देता था छोटे वर्ग के लोगों को, और वो इस पर खेती क्या करते थे, वो टैक्स देते जमींदार को, जमींदार देता जागीरदार को, और जागीरदार देता राजा को। ठीक है। तो जब भारत आजाद हुआ तो भारत के जो नेता थे उन्होंने सोचा कि भाई हम आजाद होने के बाद जो पहला कार्य करेंगे वो करेंगे अपना भूमि सुधार। भूमि सुधार कर करके और गरीब और जो जागीरदार वर्ग है इनको हम एक समान स्थल पर लाएंगे। और वो कैसे होता कि हम जो बड़े बड़े जागीरदार हैं उनसे जमीन छीन करके और हम गरीबों को बांटे। जो जमीन जोतेगा उसकी जमीन हो, वो राजा की क्यों, बीच में टैक्स देने के लिए अन्य लोग क्यों आए। इसलिए सबसे पहले हमारी संविधान सभा ने क्या, मान लीजिए जो हमारी पहली जो लोकसभा थी उसने क्या किया, पहला संविधान संशोधन किया। कौन सा संविधान संशोधन? पहला संविधान संशोधन। क्या किया उसने? पहला संविधान संशोधन। और पहले संविधान संशोधन किया 1952 में। पहला संविधान संशोधन किया 1952, माफ कीजिएगा 1951 में। और इसके अंदर मुख्य रूप से अनुसूची 9 जोड़ी गई। पहले 8 थी और पहले अनुसूची जोड़ दी 9। और इसके अंदर लिखा गया कि भाई जो भी कानून सरकार बनाएगी या फिर जो भी कानून भूमि सुधार से संबंधित होंगे, अगर उन कानूनों को हम अनुसूची 9 के अंदर डाल देते हैं तो उस पर न्यायालय सुनवाई नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए कि कोई ए नाम का जमींदार है और ए नाम के जमींदार की जमीन कई किसानों के पास है। अगर मान लीजिए ए नाम के जमींदार की जमीन ए, बी और सी के पास है, अब सरकार को इसकी जमीन इन दोनों को देने के लिए पहले इससे जमीन छीननी पड़ेगी। और जब इनकी जमीन छीनेगी तो ये कहां पे जाएगा? न्यायालय में जाएगा। और ये जाकर कहेगा कि भाई इन्होंने मेरी संपत्ति छीन ली, और बात से भाई इन्होंने इनकी संपत्ति छीन ली, तो न्यायालय किसका पक्ष लेगा? ए का पक्ष लेगा। ऐसे तो फिर भूमि सुधार होगा ही नहीं। इसलिए क्या किया गया कि इसकी जमीन छीन करके और इस कानून को किस में डाल दिया गया? नवीं अनुसूची में। अब न्यायालय इस पर सुनवाई नहीं कर सकता। इसलिए जमींदार की जमीन छीनने के लिए कौन सी अनुसूची बनाएगी? नवीं अनुसूची बनाएगी। ठीक है। और जो भी कानून इस अनुसूची के अंदर डाल दिया जाता है उस कानून की सुनवाई न्यायालय के अंदर नहीं हो सकती है। ठीक है। लेकिन बाद में एक बहुत बड़ा केस है, हो सका तो अगले 3-4 वीडियो के बाद में उसका वीडियो आएगा, वह केस आनंद भारती केस। उसके अंदर एक मुख्य चीज जो निकलकर सामने आई वो थी संविधान का मूल ढांचा। ठीक है।
इसलिए जब 24 अप्रैल 1973 को जब केशवानंद भारती का केस सामने आया और उसका परिणाम आया, तो न्यायालय ने साफ कर दिया कि भाई अभी तक तो हम सरकार जो भी संविधान के अंदर संशोधन कर रही थी हम उसको देखते भी नहीं थे, हम उनकी सुनवाई करते या नहीं करते थे, बात अलग है। लेकिन आज के बाद में जितने भी केस आएंगे, चाहे वो 9वीं अनुसूची से संबंधित हो या फिर कोई सी भी अनुसूची से संबंधित हो या फिर कोई कानून से संबंधित हो, उनकी जांच पहले न्यायालय करेगा। अगर मान लीजिए वो जनता के किसी अधिकार को कम करते हैं, न्यायालय के किसी अधिकार को कम करते हैं, ऐसे कानूनों को निरस्त मान लिया जाएगा। ठीक है, आने वाली वीडियो के अंदर हम केशवानंद भारती केस है उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप संक्षिप्त में ऐसा समझ लीजिए। फिर इसके बाद में 24 अप्रैल 1973 को निर्णय लिया गया कि आज से पहले जो भी इसके अंदर डाल दिए गए थे प्रकरण या फिर कोई कानून, वो तो आज पहले जा चुके तो जा चुके, लेकिन अब इसके बाद में जो भी कानून इसमें डाले जाएंगे उसकी पहले देखेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब बात करते हैं अनुसूचित 10 की। अनुसूचित 10 को अपन कैसे लिखते हैं? 10 को अपन ऐसे लिखते हैं, याद करने का सही तरीका है, 10 याद रखना है दल बदल। क्या? दल बदल। बिल्कुल आसान तरीके से देखेंगे, 10 याद रखना है अपने को, क्या? दल बदल। देखिए मैटर क्या है। जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, उनके जो गार्ड थे उन्होंने उनकी हत्या कर दी, और 1984 में हत्या के बाद में जो भारत के नए प्रधानमंत्री बने वो थे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के सुपुत्र। लेकिन राजीव गांधी पहले एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे, मतलब कि जो सक्रिय राजनीति थी उसके अंदर नहीं थे, और उनको ये डर हमेशा सताता था कि भाई ऐसा ना हो कि जो मेरे पार्टी के जो विधायक या सांसद हैं वो मुझे छोड़कर ना चले जाए, मेरी सरकार ना गिर जाए, ऐसा डर हमेशा बना रहता था। तो क्या किया गया, उनके द्वारा एक कानून पेश किया गया, और उस समय के अंदर ऐसी परिस्थितियां थी कि कोई भी कैंडिडेट जो होता था वो मान लीजिए कांग्रेस पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ता है और चुनाव जीतने के बाद में दूसरी पार्टी के अंदर चला जाता है, तो ऐसे तो पार्टी की सीटें भी कम होती थी और सरकार के निकट भी होता था। इसलिए राजीव गांधी सरकार ने क्या किया कि एक दल बदल नाम का कानून बना दिया, और दल बदल नाम का कानून बना करके क्या कर दिया, इसमें कुछ नियम लिख दिए। जैसे मान लीजिए, एक मैं आपको मुख्य रूप से बताऊं कि आप चुनाव से पहले अगर अपने दल को छोड़कर दूसरे दल के अंदर जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, यानी कि चुनाव से पूर्व दल बदल सकते हैं, माने कि चुनाव से पहले दल बदल सकते हैं। चुनाव से पहले किस पार्टी का टिकट लेकर अपने को चुनाव लड़ना है वो आप पहले ही बदल सकते हो। चुनाव के बाद में आपने कांग्रेस पार्टी की टिकट ले ली तो आपको पूरे 5 साल कांग्रेस पार्टी के अंदर ही रहना पड़ेगा, आप उसको नहीं बदल सकते। किसको? जो पार्टी है अपनी वो नहीं बदल सकते, इसलिए ये लिखवा दिया गया। इससे क्या होता था कि जो अदल बदल होता था पार्टियों का वो रुक गया। ठीक है, अब बात करते हैं अनुसूची 11 की। अनुसूची 11 और अनुसूची 12 में दो चीजें हैं, ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। पहले क्या था कि स्थानीय स्वशासन जैसे पंचायती राज और नगर पालिका होगी, इनसे संबंधित ये दोनों अनुसूचियां हैं। पहले जैसे मान लीजिए आपको कंफ्यूज हो जाए कि पहले पंचायत आएगी या फिर नगर पालिका आएगी, तो पहले विकास किसका होना चाहिए, तो आपका आंसर रहेगा गांव का, क्योंकि अगर गांव का विकास होगा तो ऑटोमेटिक शहरों का भी विकास हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले क्या आएगा इसके अंदर, पंचायती राज संस्थाओं का विकास, पंचायती राज संस्था। और अनुसूची 12 के अंदर आएगा नगरीय स्वशासन। देखिए नगरीय स्वशासन से या फिर पंचायती राज संस्थाओं की, या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि ग्रामीण स्वशासन, ऐसे भी लिख सकता हूं इसको। ठीक है, अब इससे मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए केंद्र और मैंने आपको पिछली जो अनुसूची थी 7, उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया कि भाई अनुसूची 7 के अंतर्गत केंद्र और राज्य की जो नीतियां हैं या फिर मैं बोलूं कि विषय जो है कानून बनाने के वो बांटे गए हैं। जो केंद्र की जो संघ सूची है उसके ऊपर केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची जिस पर राज्य कानून बनाता है। ऐसे ही कुछ विषय पंचायतों को दे दिए गए और कुछ विषय नगर पालिकाओं को दे दिए गए। जैसे सफाई का विषय है, सफाई के विषय के ऊपर पंचायती भी कानून बना सकती है, और जो नगरीय स्वशासन से संबंधित जो है वो भी कानून बना सकते हैं। नगर पालिकाओं से संबंधित जो भी चीजें रहेंगी उस पर भी कानून कौन बना सकते हैं, नगर पालिका वाले। और जो पंचायती राज है वो गाँव वाले कानून खुद का बना सकते हैं। ऐसे जो पंचायती राज संस्थाओं को तो दिए गए 29 विषय,
और बिल्कुल आसान सा है, 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 बचेगा और 9 में से 1 कम करेंगे तो 18। मीन्स 18 विषय किसको दिए गए? नगर पालिकाओं को। विषय देने का मतलब क्या है कि इन विषयों पर सिर्फ कानून कौन बनाएगा? पंचायतें बनाएगी, पंचायतों का गठन किया जाएगा और वो पंचायतें उन चीजों पर कानून बनाएगी। इसके अंदर 18 विषयों पर कानून कौन बनाएगा? नगरीय स्वशासन। आपको एक चीज में ध्यान में और रखनी है, जो 10वीं अनुसूची है वो तो थी 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, और 11वीं और 12वीं ये तो थी 73वां संविधान संशोधन। और ये थी 74वां संविधान संशोधन, 74वां। ठीक है, ये हुई 1993 और ये भी 1993। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। प्रयास तो पहले भी किए गए थे, लेकिन मुख्य रूप से जो कानून पास हुआ था वो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में पास हुआ था। तो मैं आशा करता हूं कि इसके अंदर वैसे तो आपको चीजें तो क्या पूछी जाएंगी कि भाई 11वीं अनुसूची है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो आपका आंसर रहेगा 73वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर आपके अगर मान लीजिए कोई प्रश्न बनाना चाहिए कि भाई 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो आपका आंसर रहेगा 29 विषय हैं। फिर आपको ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि भाई किस अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित विषय हैं, तो आपका आंसर रहेगा 11 अनुसूची। ऐसे ही आपको इसके अंदर भी पूछ सकता है, इसमें पूछ सकता है। इसलिए इन चीजों को इस प्रकार से प्रश्न बनाकर वो पूछ सकता है। ठीक है, हमने बात क्या की, मैं एक बार आपको पूरा रिवाइज करवा देता हूं। अनुसूची 9, अनुसूची 9 के अंदर भूमि सुधार है। भूमि सुधार के अंदर मुख्य रूप से जमींदारी उन्मूलन है। ठीक है, अनुसूची 10 के अंदर क्या है? दल बदल। दल बदल मतलब कि पार्टी जो है चुनाव से पहले आप पार्टी बदल सकते हो, दल बदल सकते हो, बाद में आप 5 वर्ष तक उस पार्टी के साथ रहना पड़ेगा जिसके प्रतीक पर आपने चुनाव लड़ा है। और अनुसूची जो 11 है, अनुसूची 11 में पंचायती राज संस्थाओं का वर्णन किया गया है। अनुसूची 12 के अंतर्गत किसका वर्णन किया गया है? नगरीय स्वशासन का। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे, आपको जानकारी पसंद आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।